स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल वी हेल्दी पे। हमारा उद्देश्य है पूरे भारत को स्वस्थ बनाना और हेल्थ के प्रति जागरूक करना। अगर आप भी हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जब तक आप किसी भी बीमारी के पैदा होने का कारण नहीं जानोगे, आप कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, आप 100% उस बीमारी को ठीक कर ही नहीं सकते। अब कब तक दवाइयों पे डिपेंडेंट रहोगे, ये जानते हुए भी कि लॉन्ग टर्म पे उन जो मेडिसिन हैं उनके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप आज कुछ टाइम के लिए उस बीमारी को ठीक कर भी लो तो वो कुछ टाइम के बाद फिर से अपने सिम्टम्स के साथ शरीर में अपीयर होने लग जाती है। अगर आपको या आपके घर में किसी को भी अस्थमा की समस्या है तो आपने एक बात अवश्य ही नोटिस की होगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी अस्थमा का ट्रीटमेंट किया जाता है तो ज्यादा फोकस मेडिसिन पे किया जाता है। इनहेलर, स्टेरॉइड, ये सब मेडिसिन लॉन्ग टर्म यूज पर अपने साइड इफेक्ट्स भी दिखाती है। बहुत ही रेयर केसेस में कोई डॉक्टर होगा जो ज्यादा स्ट्रेस अस्थमा के बचाव पे करेगा। अगर हम कुछ विशेष लाइफस्टाइल चेंजेस अपनी लाइफ में करें तो हम बहुत हद तक अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। जो इनहेलर पंप हम यूज करते हैं उसके फ्रीक्वेंसी को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब क्या है वो जरूरी लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकते हैं अस्थमा के एपिसोड्स को रिड्यूस करने में। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अस्थमा और दमा एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है। इसलिए अगर आपके परिवार या आपके आसपास किसी को भी अस्थमा का रोग है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे पास जितने भी अस्थमा के पेशेंट आते हैं ना, हमारी उनको फर्स्ट एडवाइस यही होती है कि आप उठते ही कोई भी एक्टिविटी ना करें, ना फोन यूज करें। बिकॉज एज एन अस्थमा पेशेंट आपकी फर्स्ट ड्यूटी होनी चाहिए कि आप अपने माइंड को दिन भर के लिए तैयार करें। इसके लिए जरूरी है कि आप 10 डीप ब्रीदिंग करें। 10 बार अगर आप डीप ब्रीदिंग गहरी सांसें लेंगे, इससे क्या होगा, आपको मेंटली बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील होगा। बिकॉज अस्थमा के पेशेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है एंग्जाइटी, घबराहट। मोस्ट ऑफ द अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो घबराए हुए से मिलते हैं। सभी काम बहुत तेजी से करते हैं और प्रेजेंटली जो भी काम कर रहे होंगे ना, वो काम करते हुए नेक्स्ट 3 कामों के बारे में सोचते हैं। कई बार अस्थमा का जो अटैक है ना, उसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। देन पेशेंट के दिमाग में वो एक मेमोरी डेवलप हो जाती है और उसकी वजह से भी पेशेंट में एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। तो उस एंग्जाइटी को डिक्रीज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जो है वो डीप ब्रीदिंग करे। अस्थमा के पेशेंट का मेंटल स्टेट स्टेबलाइज रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप घबराते हो ना, आपकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, जिसके लिए छाती की जो मांसपेशियां उनको बहुत तेजी से काम करना पड़ता है। अब जितनी तेजी से वो काम करती हैं उतनी जल्दी थक जाती हैं, जिसकी वजह से वो और ज्यादा एयर प्रॉपरली इनहेल नहीं कर पाती और पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। अब ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो घबराहट और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे अस्थमा के अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात है स्ट्रेस हैंडलिंग। इसमें क्या है, इसमें आप अपने में अवेयर रहें कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आए तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, क्योंकि पैनिक सिचुएशंस में भी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है एंड पेशेंट को अस्थमा के अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम किसी सडन एक्सीडेंट के बाद हुई है, जैसे कोई घर पे सडन डेथ होना या किसी का दूर चले जाना, इवन बच्चों में एग्जाम्स का फियर, स्टडीज का स्ट्रेस एंड टीनेजर्स में मनपसंद कॉलेज का ना मिलना, मनपसंद जॉब का मिलना, ये सब भी कारण होते हैं अस्थमा के सिम्टम्स डेवलप होने में। आपको लाइफ की इन सब सिचुएशंस के बाद अस्थमा का जो ये रोग है डेवलप हुआ है, तो इसमें आपको बेस्ट एडवाइस यही है कि आप लेट गो कर दो, जाने दो। जो हो गया वो आपके कंट्रोल में तो था नहीं, तो अब उसके बारे में सोच के क्या फायदा। इस तरह से आप अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हो और अपने आसपास के लोगों को भी परेशान कर रहे हो। जो हो गया उसको लेट गो करें और आगे अपनी लाइफ को बेटर करने पे ध्यान दें और किसी भी तरह की गिल्ट की फीलिंग अपने अंदर ना आने दें, क्योंकि जो गिल्ट है ना, ये भी एक इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट करता है पेशेंट्स के अंदर। और नेक्स्ट जो है वो है डस्ट स्मोक हैंडलिंग। आजकल धूल मिट्टी तथा पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप इनको तो ठीक नहीं कर सकते, बट यस, आप इनसे बचाव जरूर कर सकते हो। बिकॉज अस्थमैटिक पेशेंट की जो श्वास नलियां होती है ना, वो डस्ट और स्मोक के एक्सपोजर में आने से उनमें सोजिश आ जाती है, जिससे क्या है, जो एयर का फ्लो है उसके लिए जगह कम बचती है और पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। पुरानी अलमीरा को ओपन करना, पुराने कपड़ों को बिना धूप लगाए अगर आप पहनते हो, बिना वॉश किए पहनते हो, तो उसकी वजह से भी कुछ पेशेंट में अस्थमा की अटैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और फ्रेशली वॉश्ड जो होते हैं, डिटर्जेंट में जो फ्रेशली वॉश्ड क्लोथ्स होते हैं, अगर उनके पास भी अगर हम ज्यादा देर पेशेंट को रखते हैं तो उससे भी पेशेंट को अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसी चीजों को, ऐसी सिचुएशन को आप अवॉइड करें और जब भी बाहर जाएं अपने ही पॉकेट में मास्क जरूर रखें और मास्क जरूर पहनें, जिससे कि आप डस्ट और स्मोक का एक्सपोजर अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवाइस आपके लिए है कि जब भी कोल्ड वेदर हो या बारिश का मौसम हो, इन कंडीशंस में आपको गर्म पानी पीना है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अस्थमा के रोग में 2 दोषास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है वात दोषा एंड कफ दोषा। और जो ठंड है ना, ठंडी चीजें और ठंडा मौसम, ये वात दोष एंड कफ दोष को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ठंडे मौसम तो वैसे ही इनको बढ़ाता है, ऊपर से आप अगर ठंडी चीजें खा लो ना तो डेफिनेटली ये आपके सिम्टम्स को बढ़ा देगा। इसलिए जब भी कभी बारिश का मौसम हो या फिर ठंड का मौसम हो, आपने हमेशा गर्म पानी पीना है, गर्म सूप्स पीने हैं, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है। ये आपके लिए बेस्ट एडवाइस मैं दे रही हूँ। अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने अस्थमा के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे वीडियोस बनाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम हो तो मैं माफी चाहूंगी एंड रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इस वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान मत दो। जो इसमें इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है उस पर ध्यान दो एंड हमें सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें एंड उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अस्थमा के रोग से पीड़ित हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए है एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना। बिकॉज क्या है, जो अस्थमा है ना वो पित्त दोषा के स्थान पे पैदा होता है एंड जब कभी भी एसिडिटी होती है तो वो पित्त का जो स्थान है उस स्थान पे आप देखोगे कि आपके चेस्ट रीजन में जलन पड़ रही है, इस तरह के बर्निंग सेंसेशन वाले सिम्टम्स आते हैं एसिडिटी में। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं, पित्त दोष को बढ़ा रहे हैं उसी के स्थान पे। एंड जब पित्त दोष इस तरह से डिस्टर्ब होगा तो क्या होता है, अस्थमा के जो सिम्टम्स है वो भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि जब पेशेंट को कब्ज की प्रॉब्लम होने लग जाती है, इसमें क्या है कि देखो, कोई भी जैसे हमारा ये स्टूल है या यूरिन है, पेशाब या मल है, ये नॉर्मल वे से अगर इनका पैसेज हो तो बॉडी की जो नॉर्मल स्टेट है वो मेंटेन रहती है। पर जब उसमें ब्लॉकेज होती है ना तो वो ब्लॉकेज सिर्फ नीचे ही नहीं है, वो ब्लॉकेज ऊपर की एयर में भी फिर रिफ्लेक्ट होती है। और ये रूल्स आयुर्वेदा के हैं। तो इसलिए अगर आपको एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन है तो ट्राई करें इसको ट्रीट करने की और इसको कंट्रोल करने की। हमेशा हेल्दी फूड खाएं, फाइबर रिच फूड लाइक एप्पल, सैलेड, ये सब ऐड करें डाइट में। नेक्स्ट अब बात करते हैं डाइट की, कि एज एन अस्थमैटिक पेशेंट आपको क्या नहीं लेना है। देखो, अकॉर्डिंग टू माई क्लिनिकल प्रैक्टिसेस जो मैंने अपने पेशेंट्स पे देखा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो ट्राई करें कि ज्यादा एग्स ना लें, पैक्ड ब्रेड आती है उसको भी ना लें, और जो ये पैक्ड मीट होता है ना मार्केट में मिलता, इसको भी अवॉइड करें, क्योंकि इसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव और फ्लेवर्स एडेड होते हैं कि जिससे कि अस्थमा की एलर्जी डेवलप हो जाती है पेशेंट में। शुगर और सॉल्ट को ज्यादा अमाउंट में अवॉइड करें, क्योंकि ये दोनों ही म्यूकस, जो बलगम आप देखते हो ना, इसकी फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, जो कि हमारे एयरवेज में ब्लॉकेज पैदा करती है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। मूंगफली जैसी चीजों को अवॉइड आप करें, ज्यादा ना लें, और शेलफिश जो होती है इसको भी प्लीज अवॉइड करें। इस तरह से आप डाइट कंट्रोल करके भी अस्थमा के सिम्टम्स को काफी हद तक डिक्रीज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही वीडियोस पे, ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करते रहें और कमेंट करें आपको किस बीमारी पे वीडियो चाहिए।